providing classes from 1st to 10th. Okay, so this is Kanchan here with you with the 5th session of statistics. हम statistics पढ़ रहे हैं, सबको पता है कंचन मैम 6 o'clock and 7 o'clock statistics पढ़ाती है. So today I'm here with the 5th session of that. Okay, so till then who all are online? Yes, Mr. Shashank is online. Hello ma'am. Hello Drishti Dondial. Hi ma'am, I'm a new student. Yes, welcome Drishti. I welcome you to the Swiflearn. Yes, Kumkum is there, Rekha is there, Adya is there. Okay, आज सारे बच्चे पहले आ गए हैं, मैम लेट हो गई हैं. Okay, not a problem at all. So sorry for that. Okay, so before going to the session, let me give you a small introduction of Swiflearn. भाई introduction तो हम हमेशा ही देते हैं, ठीक है? So we can say that Swiflearn we try harder. Yes, बच्चों we are trying harder so that free of cost आप तक बहुत कुछ पहुंच सके, ठीक है? After that, when I say that it is India's most sincere learning destination, it means that it is providing 100% live and interactive classes. Now, what that mean live? Live mean face to face है. Simply, यहाँ पे भी हम live हैं, लेकिन in the Swiflearn batches हम आपके साथ live as a video call होते हैं. ठीक है, अभी तो आप यहाँ पे सिर्फ मुझसे chat में बात कर सकते हैं, but in there we can talk like this. ठीक है, जैसे हम वीडियो कॉल में अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स के साथ बात करते हैं. ओके, आफ्टर दैट इंटरैक्टिव ऑल्सो. इट डजंट मीन कि मैम आएंगी क्लास में कॉलेज के लेक्चर की तरह आएंगी पढ़ाएंगी एंड शी विल गो. इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट. डेफिनेटली क्या होगा, आप अपने डाउट्स इन बिटवीन कभी भी पूछ सकते हैं. इंटरैक्टिव क्लास होगी. आफ्टर दैट 6 students, yes, personalized attention batch होता है जहाँ पे we take only 6 students, not more than that. So we can say that we have a batch of 6 students, or according to your convenience, you can take a batch of 1:1 or 1:2. Okay, after that, a dedicated academic mentor team to track and work on the students' progress. Yes, this is the most important thing here, progress. देखिए, जब भी हम कहीं भी पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ लीजिए, ऑफलाइन पढ़ लीजिए, स्कूल में पढ़ लीजिए, कुछ भी कोई काम करता है तो हम हमेशा क्या देखते हैं कि उस चीज में हमारी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है. ठीक है, प्रोग्रेस रिपोर्ट भी होता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड भी होता है, प्रोग्रेस कार्ड भी होता है. ठीक है, सो वी कैन से दैट हियर टू ट्रैक योर प्रोग्रेस कि आर यू प्रोग्रेसिंग. बच्चों देखो, जब भी आप कहीं भी पढ़े, एक नॉलेज गेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नॉलेज गेन के बारे में आपसे हमेशा बात करती हूँ. ठीक है, तो नॉलेज गेन इज वेरी मच. तो कितना नॉलेज गेन हो रहा है और कहाँ पे आपको ट्रैक करने की जरूरत है, ये सब हमारे यहाँ के लिए हमारे पास मेंटोर टीम है, जिसे हम एकेडमिक मेंटोर टीम कहते हैं. आई कैन से दैट वेयर यू आर लैकिंग, जहाँ पे भी आप लैक कर रहे हैं, हम आपको वहां पे क्या करने वाले हैं, टारगेट करने वाले हैं. ओके, सो वी कैन से दैट वी हैव अ सेपरेट टीम फॉर दैट. After that, syllabus. Yes, when I talk about syllabus, CBSE, ICSE and state board, तीनों के जो सिलेबस होते हैं ना, यहाँ पे कंप्लीट 100% कवर कराए जाते हैं. और वो ऐसा कुछ नहीं है कि स्कूल में अलग चलेगा, यहाँ अलग चलेगा, बिल्कुल नहीं. आपके स्कूल के एग्जाम या आपके स्कूल के सिलेबस के शेड्यूल के हिसाब से ही यहाँ पे क्या करवाया जाता है, आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है. ओके, so when I talk about some more key features, the very first is detailed progress report. Yes, बच्चों, detailed progress reports, that is PTM. In the PTM, that is called parent teacher meeting, हम आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपके अप एंड डाउन्स और आपका जो ग्राफ होता है वो हम डिस्कस करते हैं. ग्राफ सबको पता है, ग्राफ अभी तो आप 10th क्लास में है और जो बच्चे बाद में देखेंगे, एवरीवन नो दैट ग्राफ जस्ट टेल अस अबाउट अप एंड डाउन कि कहाँ पर आपने बहुत अच्छा किया है और कहाँ पर आपको लैक हो गए हैं आप. ठीक है, आफ्टर दैट अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट. यस बच्चों, बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट है, चैप्टर वाइज, मंथली वाइज. आप क्या कर सकते हैं, इन प्रैक्टिस सेट्स के साथ अपनी प्रिपरेशन को 100% कर सकते हैं. ठीक है, हम चैप्टर पढ़ लेते हैं ना, होता है चैप्टर पढ़ लिया, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए, हमें लगता है कि बस मोर देन इनफ. इतना नहीं है, हमें एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस चाहिए होते हैं वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे और चैप्टर वाइज मिलेंगे. So we can say that unlimited practice test आता है. After that, subjective test. Yes बच्चों, subjective test होते हैं. Subjective test means सबको पता है जहाँ पे हमें लेंदी आंसर्स या स्टेप बाय स्टेप मैथ्स की क्वेश्चंस को कंप्लीट अप करना पड़ता है. तो उस तरीके की भी आपको यहाँ पे अनलिमिटेड टेस्ट मिल जाएंगे, सो दैट अगेन आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकें. क्लियर बच्चों? आफ्टर दैट, दिस इज समथिंग न्यू, दैट इज स्विफ्टलर्न एकेडमिक टेस्ट सीरीज. ये आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, बट जो बच्चे ओलंपियाड्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेशनल लेवल में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जो बच्चे उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आके आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? आइए यहाँ पे एक एग्जाम दीजिए, टेस्ट सीरीज होगा, जस्ट आपको अपना एक अकाउंट बनाना होगा. वहां पे आपको क्या करना होगा,
क्वेश्चंस करने होंगे। आफ्टर दैट जब आप उन क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आपको अपना ऑल ओवर इंडिया में रैंकिंग पता चल जाएगा कि मेरे से ऊपर कितने बच्चे हैं जिन्होंने सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सही किए हैं। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर एज ग्रुप के हिसाब से होता है, जैसे ओलंपियाड्स वगैरह होते हैं। तो वी कैन से दैट वी हैव दिस फीचर ऑल्सो। ओके, ये फीचर भी है, तो आप ये सारे फीचर्स क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आके कर सकते हैं। ओके, सो वी कैन से दैट क्या करना है, तो एक बुक कर लीजिए, फ्री ट्रायल, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री, 1 आवर की क्लास होती है, एब्सोल्युटली फ्री है। आप यहाँ पर आके ट्रायल में आके ये चेक कर सकते हैं कि जितना मैम ने ये बड़बड़ 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 किया है, क्या वो सब सही है या इट इज नॉट। ओके, क्लियर। नाउ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। भाई सब्सक्राइब की स्लाइड है तो बोल देते हैं, सब्सक्राइब टू अवर चैनल, दोज हु आर न्यू हियर, just subscribe to our channel, press the bell icon. Yes bachcho, this is very much important, press the bell icon so that you will never miss any update. Okay, hit the like button if you really like the session, comment, yes, your suggestions, your queries, everything is welcomed. And after that share it to your friends, to your classmates, to your society friends. 6 to 10 तो यहाँ पे सारे चैप्टर्स कवर अप होने वाले हैं, बस कुछ ही चैप्टर्स बचे हैं, कुछ क्या मैं कहूँ सेशंस बचे हैं। सो वी कैन से दैट 6 to 10 मैथ्स साइंस आपको सब कुछ यहाँ पे यूट्यूब में मिल जाएगा। ओके, सो शेयर इट, स्प्रेड द वर्ड्स। ओके, सो चलिए लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक दैट इज स्टैटिस्टिक्स 5th। टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ सेशन नंबर 5। ओके, सो व्हाट आर गोइंग टू बी द ऑब्जेक्टिव्स, क्या ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं? टुडे वी विल रिकॉल द फॉर्मूला टू फाइंड द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। यस बच्चों, मीन कैसे निकालते हैं? जब तक मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाती हूँ तब तक मुझे आप जल्दी से मीन का फॉर्मूला कमेंट मतलब चैट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए कि व्हाट इज मीन। कल आपको बहुत अच्छे से शब्दों में बताया था कि व्हाट इज मीन, तो जस्ट राइट द फॉर्मूला फॉर द मीन। ओके, वी विल रिकॉल क्लास मार्क, वी विल एक्सप्लेन डायरेक्ट मेथड। देखो आज हम मीन फाइंड आउट करने वाले हैं, सिंपल। तो हम एक डायरेक्ट मेथड करेंगे, ठीक है, एक हम एज्यूम्ड मीन मेथड करेंगे और एक हम स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे। सो वी कैन से दैट टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व मीन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन three methods. The number one will be direct, another one will be assumed mean method, and other one will be step deviation method. Okay? So these are going to be the objectives जो इस आर में हम कंप्लीट अप करने वाले हैं। क्लियर? यस, अभी तक मुझे मीन का फॉर्मूला नहीं मिला है। यस बच्चों, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीन? मीन का क्या फॉर्मूला होता है? कल ही डिस्कस किया था, कल लास्ट सेशन में। सेंट्रल टेंडेंसीज होती है, ठीक है, कल आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि वो कहाँ पर हम मीन, मीडियन, मोड, वी हैव 3 मेजर्स फॉर सेंट्रल टेंडेंसीज, मीन, मीडियन एंड मोड। सो कहाँ पर हम मीन यूज करेंगे, कहाँ पर हम मोड यूज करेंगे और कहाँ पर हम मीडियन का कंसेप्ट लेते हैं, ये सब आपको कल के सेशन में बताया हुआ है। Clear? So the mean is the average of a data set is found by adding all the numbers in the data set and then dividing by the numbers of values in the set. So we can say that sum of all observation upon number of observation. बहुत simple सी बात है। Okay, so it can be used in both discrete and continuous data. Although it is used in most often with continuous data. जब हमारे पास continuous data होता है, continuous data मतलब आपको बताया है जो class intervals होते हैं वो continuous होने चाहिए। तो जब हमारे पास class intervals continuous होते हैं और discrete होंगे तो भी हम दोनों situations में क्या कर सकते हैं, mean find out कर सकते हैं। Okay, so we will recall what is the formula. Suppose x1, x2, x1 are the observations with the respective frequency f1, f2 and f1. अगर x1, x2 की मैं बात करूँ तो suppose मेरे पास observations क्या है, observations है suppose 10 marks कितने बच्चों के आए, 12 marks कितने बच्चों के आए, ठीक है, 15 marks कितने बच्चों के आए, 30 marks कितने बच्चों के आए, ये सब क्या है, ये आपके observations है। और ये frequencies है कि मैं कहूँ 10 जो 10 marks है वो 5 बच्चों के आए, 12 marks 6 बच्चों के आए, 15 marks 2 बच्चों के आए, 30 जो marks है वो 10 बच्चों के आए। So I can say that these are the frequency, how many times. Okay, so suppose this is the funda here. So what we are going to do here? Now sum all the values of the observations and some number of observations. So number of observations, these are the frequencies. So we will add up the frequencies and we will sum all the values. We will just multiply this. We will multiply this f1 to x1, f2 to x2, fn to xn, मतलब जो भी respective values होंगी उनको हम multiply करेंगे and we will make the sum of all that. Okay, we will make the sum of all that. So the x, this जब इसके ऊपर ये बार लग गया, it means that we are considering that the mean of x observation will be given as f1 x1 plus f2 x2 plus up to so on going fn xn. तो मैंने क्या बोला आपको, x is a number of observations,
फ्रीक्वेंसीज, कितना ऑब्जर्वेशन कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, अगर हम उन सबको मल्टीप्लाई कर दे और नीचे अगर हम डिवाइड कर दे टोटल फ्रीक्वेंसी से, तो वी कैन से दैट वी विल फाउंड द मीन. Okay, so recall that we can write this in short by using the Greek letter sigma. This is a sigma, which means summation. So what is the meaning of summation? Sum up करना. जितनी values हैं आपके पास, if you will sum up all those values, तो हम उसके आगे summation लिख सकते हैं. Okay, so how we will write this? Okay, let's see. This is x, the mean of x is equal to, we can say that sigma. I की वैल्यू जो है, I is the क्या है, I आपके पास जो है वो ऑब्जर्वेशन के लिए है, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से और n ऑब्जर्वेशन के लिए, its value is varying from first to 10. तो हम कह सकते हैं कि अगर मेरे पास डेटा है x1, x2, x3, x4, अगर मेरे पास ये सारा डेटा है up to xn, मुझे नहीं पता ना कितने हैं, n कुछ भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, तो उन सब का सम अब मैं बार बार नहीं लिखूंगी x1 प्लस x2 प्लस x3, तो मैंने क्या किया, इन सब के लिए लगा दिया सम अप किसका, फर्स्ट से लेकर i1 से लेकर n तक, और अगर मेरे पास अगर 20 डेटास होते तो मैं कहती यहाँ 1 से लेकर 20 तक. क्लियर? ओके. fi frequencies will be multiplied by xi. अभी हम देखते हैं आगे हम कैसे करेंगे. आफ्टर दैट सिग्मा ऑफ fi, मतलब जो टोटल है f का, फ्रीक्वेंसीज का जो टोटल है वो आ जाएगा. तो सिंपली आई कैन राइट दिस फॉर्मूला लाइक दिस. आपको यहाँ पे ये डेरिवेटिव्स लिखने की जरूरत नहीं है कि 1 से n, ये हम हायर क्लासेस में इसका यूज पढ़ेंगे. अभी आप सिंपली लिख सकते हैं समेशन fi xi over summation fi. Clear? Summation means the sum of all the values which are coming in the fixi and sum of all the values which are coming in fi. Clear? Clear है बच्चों? Okay. So it is varying from 1 to 10. N is nothing but n is the कितने number of observation. अगर मैंने बोला I have 5 observation, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 to 5 हो जाएगा. Okay? तो n is last observation. कि आपके पास जो last observation है वो कौन सी observation है. Clear? Okay, now let's do a question based on that. The marks obtained by 30 students of class 10th of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks are presented in a table below. ठीक है, ये 100 स्टूडेंट के हैं, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स के हैं, आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स आए हैं. ठीक है, तो वी कैन से दैट 10 मार्क्स एक बच्चे के आए, 20 मार्क्स एक बच्चे के आए, ओह माय गॉड बहुत कम मार्क्स आए, तो 36 3 बच्चों के आए, 44, तो वी कैन से दैट 2 बच्चे तो फेल ही हो गए. ओके, कोई बात नहीं, कम मार्क्स आए हैं, कंपार्टमेंट एग्जाम दे देंगे. ओके, 44, 53, 56 2, वी कैन से दैट दिस इज हाउ, ये क्या बना दिया, एक डेटा बना दिया. ठीक है, अब हमारे पास मार्क्स ऑब्टेन लिख दिए हमने और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिए. अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो आपको पता है कितने हैं, 30 है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यू नो फ्रीक्वेंसी कितनी है, वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज 30, तो हमें पता है कि इन सब का सम अप कितना आएगा, 30 आएगा. तो फ्रीक्वेंसीज कितनी है, टोटल स्टूडेंट्स 30 है. ओके, so these are the marks obtained and these are the number of the students. So what I going to do it, अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट का फॉर्मूला होता है हमारे पास सिग्मा fi xi over sigma fi. तो सिग्मा fi तो मुझे पता है कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज 30 है, बट आई नीड टू फाइंड हेयर fi xi. This is xi observation and this is the frequency. So I need to multiply these value. 10 ones are 10, 20 ones are 20, 36 threes are. Just calculate all the values. Okay? कैसे? Let's see. ये देखिए हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया. सिंपल, कुछ नहीं किया है, just the multiplication. Simple multiplication. This is multiply this, we get this, multiply this, we get this, multiply this, we get. I'm just multiplying xi with the fi. Okay, after that I got these values fi xi. Now मुझे पता था कि मैंने summation, I need summation fi xi. So I'm going to add up all these values. I'm going to add these values. पर time taking है ना, इसीलिए हम एक और मेथड पढ़ेंगे, वो तो थोड़ा सा इजी होगा. Clear? ये देखिए, if I will add those values, I got 1779. Simple, 1779, and after that I will divide this value with the 30 and I will get my mean. Okay, I will divide this number by 30 and I will get the answer. Simple. fi xi मेरे पास आ गया, fi मेरे पास पता है, मुझे फॉर्मूला पता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, just simply divide those. So we can say that what are the mean marks? Mean marks are 59.3. What are the mean marks? 59.3. Okay, clear? ठीक है जी.
इस तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ अवर रियल लाइफ सिचुएशंस डेटा इज यूजुअली सो लार्ज दैट टू मेक अ मीनिंगफुल स्टडी इट नीड्स टू बी कंडेंस्ड एज अ ग्रुप डेटा। अभी ये ग्रुप नहीं था ना, कैन यू सी, इट वाज नॉट ग्रुप्ड, इट वाज सिंगल सिंगल, इट वाज नॉट ग्रुप्ड। 10 था, 20 था, 36 था। अभी मुझे हर किसी के लिए अलग अलग लेना पड़ता। सपोज यहाँ पे मैंने बोला मेरे 35 मार्क्स आए हैं, तो क्या मेरे लिए यहाँ पे कोई रेंज है? नहीं है मेरी रेंज। और अगर सपोज मैंने करेक्शन के लिए कॉपी भेजी, मेरे मैम ने क्वेश्चन गलत कर दिया था, वो सही था, तो मैंने करेक्शन के लिए भेजा, अब मेरे 42 मार्क्स आ गए, पहले 40 थे, 42 मार्क्स आ गए, तो क्या यहाँ पे 42 के लिए कोई जगह है? नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, ऐसे टाइम पे मैं डाटा को ग्रुप करने की कोशिश करूंगी। ग्रुप में मेरे पास क्या हो जाती है, एक रेंज स्पेसिफाई हो जाती है, एड ऑन्स फिर हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। क्लियर? क्लास में सारे बच्चों के मार्क्स कितने हैं? अगर मैं 25 का एग्जाम बोलूं तो 20 मार्क्स भी आ सकते हैं, 19 भी आ सकते हैं, 18 भी आ सकते हैं। तो मैं कितने मार्क्स ऑप्शन लिखूंगी? मैं 1 से लेकर 25 थोड़ी तक ना लिखूंगी ना। तो फॉर दैट आई विल मेक दिस डेटा एज grouped. Ungrouped data को I will do the grouping. What I will do? I will do ungrouping to the grouping. Okay, समझ में आ रहा है? Yes, those who are online. अभी तो सही, क्लास से पहले तो हेलो मैम, यस मैम, गुड इवनिंग मैम हो रहा था, और अभी जब क्लास पढ़ रहे हैं तो सब गायब है। ऐसा क्यों? यस, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज, ऐसा क्यों? ठीक है, क्लास नहीं अच्छी लगती है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा है, क्वेश्चन इसी से आएंगे बच्चों, एज्यूम्ड मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड, assumed mean method and step deviation method अभी हम आगे करने वाले हैं। ओके, सो those who are here just लिखो, जागते रहो। ओके, so remember that while allocating frequency to the each class interval, students falling in any upper class limit would be considered in the next class limit। अभी क्या इतना कुछ सेंटेंस बोल दिया मैम, करके बता दो। तो बहुत सिंपल है। सपोज आई एम सेइंग दैट कि मेरे पास 40 टू 55 का है और 25 टू 40 का है, तो मेरे पास दो ग्रुप्स बन गए, एक बन गया 25 टू 40 का, दूसरा बन गया 45 टू 55 का। तो सपोज अगर किसी के 40 मार्क्स आते हैं बच्चों, तो हमें पता है 40 मार्क्स जो होता है ये यहाँ से होगा, 40 मार्क्स जो होगा वो लोअर इस वाले ग्रुप में जाएगा, इस वाले ग्रुप में नहीं जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये जो अपर क्लास लिमिट है इसकी और इसकी जो लोअर क्लास लिमिट है, तो हमें हमेशा जो डेटा है वो लोअर क्लास लिमिट में कंसिडर करना है, अपर क्लास लिमिट में नहीं करना है। अगर लास्ट 40 आ गया या 55 आ गया, तो 55 को आई विल नॉट कंसिडर दिस इन दिस क्लास इंटरवल, आई विल गो टू द नेक्स्ट। क्लियर? यही कह रहे थे। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा स्टेटमेंट था, मैंने आपको ऐसे बता दिया। ओके, नाउ with the convention in our mind, let us form a group frequency distribution table for previous example. Now can we make a group frequency distribution table? Yes, and that is very easy I think. 10 to 50, 20 25 का एक ग्रुप बना दिया, 25 to 40 का ग्रुप बना दिया, 40 to 55 का इसका ग्रुप बना दिया, ग्रुपिंग कर दी। नाउ ग्रुपिंग में हमने कंसीडर किया कि 2 3 7 6 मार्क्स आए हैं। क्लियर? ये जो स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 टू 25 के बीच में दो स्टूडेंट्स, पता है ना, एक बच्चे के 10 मार्क्स है, एक बच्चे के 20 मार्क्स है, तो दे fall in the category of 10 to 25. Now after 25 to 43 स्टूडेंट्स आता है, तो स्टूडेंट्स तो 30 ही हैं, बट हमने क्या किया, इनके जो अनग्रुप डेटा था उसको हमने क्या कर दिया, ग्रुपिंग कर दी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर, कि ग्रुपिंग करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आफ्टर दैट सिंपल, ठीक है, आफ्टर दैट it is assumed that frequency of each class interval is centered around its midpoint। अभी हमें इसका मिड पॉइंट निकालना, हमें पता है ना जो फ्रीक्वेंसी होती है, हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या पढ़ा था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अगर हम उसके मिड पॉइंट से भी कंसिडर करें तो वहां से भी निकल सकता है। तो हम क्या करेंगे, इन सबके जो क्लास मार्क्स हैं इन सबके मिड पॉइंट्स निकालेंगे। सबको पता है मिड पॉइंट्स कैसे निकालते हैं क्लास इंटरवल का, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, 10 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2, सिंपल। इन दोनों को प्लस कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 2, जस्ट ऐड एंड डिवाइडेड बाई 2, जस्ट ऐड एंड डिवाइडेड बाई 2, जस्ट ऐड एंड डिवाइडेड बाई 2। एक और आपके पास कॉलम बन जाएगा जिसमें आप इसकी मिड वैल्यूज लिख लेंगे। ओके, आप क्या करेंगे, इसमें इसकी मिड वैल्यूज लिख लेंगे। So what we are finding basically? We are finding basically the average of upper limit and lower limit. So we can say that the class mark will be finding by upper class limit plus lower class limit divided by 2. Simple, as I told you, 10 plus 25 divided by 2. So 17.5. So this will call the xi.
दिस क्लास मार्क्स विल कॉल्ड xi। तो अभी तक हमारे पास क्या था, ये वाला हम xi कंसिडर कर रहे थे ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अभी ये fi हो गया और हमारे पास xi नया वाला टेबल आ जाएगा जो कुछ ऐसा दिखेगा। सिंपल। तो ये क्लास इंटरवल्स थे, क्योंकि वहां पे हमारे पास जहां पे हमने xi लिया था वहां पे हमारे पास सिंगल वैल्यू थी, बट ये तो क्लास इंटरवल है, तो क्लास इंटरवल के लिए हम xi यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। इन दोनों का मिड पॉइंट 17.5, इन दोनों का मिड पॉइंट 32.5। तो सिंपल 25 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, 45 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2। तो इतनी कैलकुलेशंस तो आपको करनी पड़ेंगी। अभी देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, देखो वैसे वैसे हमारी कैलकुलेशंस इजी होती जा रही है। ठीक है, क्लियर है? ओके, आफ्टर दैट सिंपल fi xi। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो दो fi है और xi है, इन दोनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। एड ऑल दीज वैल्यू, you will get fi xi and just divide them with the 30. Okay, clear? Just divide those values, this, and you will get the mean. So what was this? This was again a direct method. The sum of all the values fi xi will be 1860 upon 30, that is 62. So that this is the new method of finding the mean is called the direct method. तो वो method था, वो भी direct method था, but in that we are not having the grouping. हमारे पास grouped data नहीं था, तो हमने data को group किया and after that we have taken out the mean value. Okay, clear है बच्चों? ठीक है, yes मैम हो रहा है, okay मैम हो रहा है, but answers नहीं आ रहे हैं. Okay, चलो अभी एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं। In this video, we are going to look at how we can find a mean from data in a table. A mean is commonly associated with the term average and is found by dividing the sum total of values by the number of values themselves. The easiest mean questions involve simply adding given data and dividing by the total, such as this question here. Finding the mean from a frequency table takes a little more consideration in finding the mean from a basic list of data. Consider this frequency table, showing the data for points scored in a game. By understanding that the frequency says that score 1 occurred 2 times, score 2 occurred 5 times, etc., we can imagine the data forming a list like this. We can then simply add and divide by the number of values. However, this method will become too time-consuming with larger quantities, so we can add 2 additional parts to our initial frequency table. The first addition is a column to the right, which we label fx. Fx stands for the frequency f multiplied by the value x. In this case, points scored. By adding this, we are speeding up the process of collecting values. The second addition is a total column. We still require the total points scored divided by the total count to find the mean, and having these columns helps us to keep track of this. Have a look at this frequency table showing the number of pets people have. We have included the fx and total columns for you. Pause the video and have a go calculating the mean. Let's see how you did. To find the fx values, we need to multiply our number of pets, x, by the frequency, f. That should give you these values. We can then complete our totals. We can then divide the total pets by total frequency, in this case, the people in the survey, to get the mean value, 1.95. You may also need to be able to find the mean of data from frequency tables which look like this. This data shows the lengths of carats to the nearest millimeter. As you can see, this data has no specific value. It is grouped data, shown in intervals. We cannot calculate an exact mean value from this. Any mean we calculate will therefore be an estimate. To calculate the mean of group data, the first step is to add the fx column, the totals, and an additional column labeled midpoint.
We then determine the midpoint of each interval or class. We then treat these midpoints as x and multiply them by their given frequency. The sum of the products are then divided by the total number of the values, will be an estimated value of the mean. Pause here and see if you can figure out the mean. Let's see how you got on. Firstly, let's put in the midpoints. We can find these by adding the two limiting values together and dividing by 2. So the first midpoint is 147. We then calculate fx by multiplying the frequency by its midpoint. The sum of fx is the total lengths of the carrots, if they were placed end to end. To find the mean length, we need to divide the sum by the total number of carrots, the frequency. This gives us a mean carrot length, 166.78 millimeters, rounded to 2 decimal places. One final thing for us to consider is that the intervals from group data may also look like an inequality, like this. You would still find the midpoint in exactly the same way as before, but be aware that the groups may not always be the same size. So now, assumed mean method. Okay, Kumkum is asking me which method is good mean. Which method is good, ma'am? Okay. बच्चे मेथड गुड तो देखिए अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना वैसे वैसे हमारी देखिए कैलकुलेशन कैसे रिड्यूस हो रही है। ठीक है, अभी देखिए एज्यूम अभी हमने क्या किया, व्हेनेवर वी टेक आउट हमने जब मीन निकाला तो हमने कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अभी हम इतना अगर अभी तो डेटा हमारे पास लिमिटेड डेटा है, हम कहें कि हमारे पास 100 स्टूडेंट्स का डेटा है, बट इट हैपेंस समटाइम्स कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में वी हैव अ डेटा ऑफ 1000 स्टूडेंट्स। तो ऐसे करते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। हमें कैलकुलेशंस को व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैथमेटिक्स की हमें अपनी कैलकुलेशन को रिड्यूस करना है। तो अब देखिए हम एज्यूम्ड मीन मेथड में किस तरीके से डायरेक्ट मेथड से थोड़ा और अपनी कैलकुलेशन को इजी कर लेते हैं। एंड व्हाई डू वी नीड 2 मेथड्स, बात 2 मेथड्स की नहीं है, बात डिपेंड करता है कि हमारे पास डेटा कितनी क्वांटिटी में है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इस मेथड को यूज नहीं कर सकते, आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं, बट दिस इज लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है बच्चों, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो फॉर दैट वी नीड टू यूज डिफरेंट मेथड्स। ओके, सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट assumed mean method, तो assumed mean method में क्या करेंगे, sometimes when the numerical value of xi and fi are large, finding the products xi fi become tedious and time consuming, बहुत कैलकुलेटिव होता है और कितना टाइम कंज्यूमिंग है, इतना टाइम तो नहीं होता है ना। तो वी कैन डू नथिंग, हम फ्रीक्वेंसीज के साथ तो कुछ नहीं कर सकते, फ्रीक्वेंसीज को तो हम हाथ भी नहीं लगाएंगे भाई। अब 10 अगर 10 मार्क्स एक बच्चे का आएगा तो हम उसको तो चेंज नहीं कर सकते ना, बट हम अपने क्लास इंटरवल्स को चेंज कर सकते हैं। बट वी कैन चेंज xi टू अ स्मॉलर नंबर सो दैट अवर कैलकुलेशंस बिकम इजी। हम एक xi को छोटा कर सकते हैं सो दैट जो हमारी कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। बट अबाउट सब्ट्रैक्टिंग अ फिक्स्ड नंबर फ्रॉम ईच ऑफ दीज एक्सरसाइज, अगर जो हमारे पास सारे ऑब्जर्वेशंस हैं अगर हम उसको एक फिक्स नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा कुछ काम इजी हो सकता है। लेट अस सी दैट हाउ कैन वी डू दैट। ओके, नाउ हमारे पास ये था, ये हमने आपने कैलकुलेट किया, अभी देखो कितना बड़ा था ना, 2 को 17.5 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 को 32.5 से मल्टीप्लाई करो, कितना टाइम कंज्यूमिंग है। अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे कि यहाँ पे हम क्लास मार्क्स, ये जो हमने xi निकाला है, इसमें से एक कोई भी एज्यूम कर लेंगे कि ये मीन है और उसके ऊपर नीचे देखेंगे कितना हमारा मीन वेरी करता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, वी हैव टेकन अ वैल्यू दिस, हमने ये वैल्यू कंसिडर कर ली 47.5, इसको हमने क्या बना दिया, अपना मीन बना दिया, इसको हमने क्या बना दिया, मीन बना दिया। अब देखो मीन इसको क्यों बनाया, हम इसको भी बना सकते थे भाई। मीन का मीडियन का मतलब क्या होता है, अगर हमें मीन निकालना है तो हम उसमें मीडियन भी यूज करते हैं। ऊपर की दोनों वैल्यूज हटा दीजिए, नीचे की दोनों वैल्यूज हटा दीजिए, आपके पास ये दोनों वैल्यूज बची, आपके पास ये दोनों वैल्यूज बची जिसको आप बीच का वैल्यू ले सकते हैं। ओके, इसको हम बीच का वैल्यू ले सकते हैं। अब मेरी मर्जी है, मैं चाहे 47.5 को कंसीडर करूं या 62.5 को कंसीडर करूं, दिस इज माय चॉइस। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक बच्चे ने 47.5 कंसीडर किया, एक ने 62.5 कंसीडर किया कि गलत हो गया, बिल्कुल नहीं।
जो दो मिड वैल्यूज हैं आप उसमें से कुछ भी कंसिडर कर लीजिए। अगर 5 वैल्यूज हैं तो आप बीच वाली कंसिडर करोगे, बट 6 वैल्यूज हैं तो जो थर्ड और फोर्थ वाला है उसमें से आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज अप टू योर चॉइस। So I have considered 47.5 as my assumed mean। मैंने इसको assume किया। What is the meaning of assume? मैं मान के चल रही हूँ, मान के चल रही हूँ, अभी है नहीं ये mean, I am assuming that, so that's why it is called assumed mean method। assumed mean को लेकर जब हम mean को solve करते हैं that is called assumed mean method। clear? अब देखते हैं 47.5 का क्या होता है। clear? ये देखिए, the next step is to find the difference di। now di between a and each of the xi, that is called the deviation from a with each of the xi। अभी ये समझ में नहीं आएगा ये जो लिखा हुआ है, अभी मैं आपको बताती हूँ टेबल में कैसा होगा। हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जो हमने assumed mean लिया है उसका डिफरेंस निकालेंगे सबसे। कैसे निकालेंगे, लेट्स सी दैट। di द डेविएशन, ये हो गया इज इक्वल टू x माइनस xi, जो ऑब्जर्वेशन है उसमें से assumed mean को माइनस कर दिया। मींस दैट हम हर जो हमारे पास xi आया है उससे हम 47.5 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट fi di। ठीक है, कैसे, ये देखिए, जस्ट सी हियर, हमने ये assumed mean लिखा था, तो यहाँ पे तो सबसे पहले आप a is equal to assumed mean लिख दीजिए। ठीक है, we have written that a is equal to assumed mean। now ये हमारे पास xi's हैं, तो इसको माइनस करिए, xi तो that is 14.7 माइनस 17.5, बल्कि इसके आगे लिख लेते हैं तो ये इजी रहेगा। हमने किया this माइनस 47.5, this माइनस 47.5, this माइनस 47.5, सबको 47.5 माइनस कर दीजिए सब में से, क्योंकि हमने क्या लिया है, assumed mean लिया है। क्या लिया है बच्चों, हमने ये assumed mean लिया है, तो ऑटोमेटिकली जो सेंटर वाली वैल्यू है, जो assumed mean वाला जो रो है वो 0 आ जाएगा। आधी कैलकुलेशन तो यहीं पे इजी हो गई, भी 0 एक नंबर आ गया तो आधी कैलकुलेशन तो वहीं पे इजी हो जाती है। ठीक है, 0 आ गया। अब एक पैटर्न आएगा, ऊपर अगर -15 -30 आ रहा है तो नीचे ऊपर नेगेटिव वैल्यूज आएंगी बच्चों, क्योंकि ऊपर छोटे नंबर्स और नीचे बड़े नंबर्स है, इसलिए पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। ठीक, तो जो ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज नेगेटिव वैल्यूज आएंगी वही पॉजिटिव वैल्यूज नीचे भी आएंगी। बहुत इजी होता है, अगर आप क्वेश्चन करेंगे ना आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, जस्ट फाइंड आउट द डिफरेंस। एक डिफरेंस अगर आपको 0 से 15 के बीच में 15 पता चल गया तो नेक्स्ट डिफरेंस उसी का डबल होगा। नीचे भी ये 15 है, ये फिर 30 हो गया, ये 45 हो गया, तो नीचे पॉजिटिव वैल्यूज ऊपर नेगेटिव वैल्यूज। इतनी बात समझ में आई, बहुत सिंपल है। तो हमने ये डिफरेंस निकाला। आफ्टर दैट जस्ट मल्टीप्लाई दिस एंड दिस। ठीक है, अभी हम क्या मल्टीप्लाई करने वाले हैं, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ये बीच की वैल्यूज को हटा दीजिए। अभी हमने डेविएशन कर दिया ना, तो जस्ट बीच की वैल्यू को स्किप कर दीजिए, रिमूव दिस एंड मल्टीप्लाई दिस fi टू द di। ठीक है, अब fi di किया तो देखिए हमारे पास जो आंसर्स आए हैं वो देखिए 435 आ गया। कहाँ, वहां पे हमारे पास 1779 या ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा था, और यहाँ पे देखिए कहाँ हमारे पास 435 आ गया। So what we can say that now it is easy to divide 435 with the 30. जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी। So this is how the assumed mean method goes like। इस तरीके से जाता है। क्लियर है? अब फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या, अब assumed mean का फॉर्मूला fi di over fi नहीं होगा बच्चों, इसमें हमें assumed mean को भी कहीं ना कहीं कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं वो assumed mean के या तो ऊपर आएगी या नीचे आएगी। तो assumed mean को तो हम लेकर चलेंगे, उसके बाद हम देखते हैं उसमें कोई चीज ऐड करनी है या सब्ट्रैक्ट करनी है। ओके, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम द टेबल हमने क्या देखा, फ्रॉम द टेबल जो डी का था वो क्या था, fi di over fi। ठीक है, ये था। नाउ ध्यान से देखिए, यहाँ पे fi di over fi था। व्हाट वाज द di, व्हाट वाज, इट वाज अ डिफरेंस। किसका डिफरेंस था, वो डिफरेंस था ऑब्जर्वेशन माइनस assumed mean का, तो मैंने ये यहाँ पे लिख दिया। समेशन तो आएगा ही। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास दो वैल्यूज आ गई और मैंने fi को दोनों के नीचे लिख दिया। सिंपल करते हैं ना, हमारे पास a माइनस बी अपॉन सी होता है, तो हम क्या करते हैं, a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी, तो यही कर, यही किया। fi को xi से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय fi को a से मल्टीप्लाई किया, दैट वाज assumed mean। यहाँ पे a क्या है बच्चों, a assumed mean है, मैंने आपको पहले बताया था a क्या है, assumed mean है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जो fi xi ओवर fi होता है ये क्या हो जाता है, ये मीन है हमारा, मीन है, यही तो मीन है। हमने स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, fi xi ओवर fi, तो ये मीन बन गया। और ये हमारे पास
एज्यूम्ड मीन आ गया, क्योंकि ए एज्यूम्ड मीन था, हमने बाहर निकाल दिया, अंदर हमारे पास बच गया एफ आई एफ आई से कट गया 1 बच गया, तो हमारे पास डी का जो आया वो मीन माइनस, ठीक है। अब हमें यहाँ से मीन निकालना था, तो ए कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ए कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो वी कैन से दैट मेरा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा ए प्लस जो डी का सम था, तो डी का सम कहाँ पर था, लेट मी टेल यू, ये देखिए, ये जो डी का सम था ये यहाँ पे था, ओके, तो समीशन, ओके, नाउ लेट्स मूव, ओके, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ से लिख लीजिए, एफ आई डी आई की वैल्यू यहाँ से, ये समेशन ऑफ डी क्या हो जाएगा, दैट विल बी एफ आई डी आई ओवर एफ आई, ओके, एफ आई डी आई ओवर एफ आई, और हम यहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे, समेशन ऑफ एफ आई कर देंगे और सिंपली जस्ट पुट अप द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो देखिए 47.5 हमने एज्यूम किया था, उस पे हमें 14.5 ऐड करना पड़ा, तो हमारा जो मीन आ गया वो 62 आ। So here is the formula. फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, फॉर्मूला है एज्यूम्ड मीन जो आपने लिया है प्लस एफ आई डी आई ओवर एफ आई, एफ आई डी आई ओवर एफ आई, एफ आई डी आई ओवर हमने कहाँ निकाला था बच्चों, ये देखिए एफ आई डी आई हमने यहाँ पे निकाला था, क्लियर है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज्यूम्ड मीन मेथड, इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट जो स्टेप है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, नेक्स्ट जो मेथड है वो यहीं से आगे जाएगा, इतना तो आपको उसमें भी करना पड़ेगा, ठीक है, इतना तो आपको उसमें भी करना पड़ेगा। अब अगेन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ना, अब भाई मैं 6 को 15 से मल्टीप्लाई करूं, फिर जरूरी थोड़ी ना फ्रीक्वेंसीज इतनी हो, फ्रीक्वेंसीज तो इससे भी बड़ी हो सकती हैं, तो अब इतनी बड़ी बड़ी फ्रीक्वेंसीज को अगर फिर मैं डी से मल्टीप्लाई करूंगी तो अगेन इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग। तो एक और मेथड है मेरे पास, मैं और क्या कर सकती हूँ अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। नाउ अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए व्हाट आई विल डू, I will just divide this deviation with the length of this class interval. With the length of this class interval. Range क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 25 माइनस 10 कितना आ जाएगा बच्चों, 15 आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, मेरी ये जो जितनी वैल्यूज आई है, जो डिफरेंस आया था ऑब्जर्वेशन को और एज्यूम्ड मीन का, काम वही करना है, यहाँ पे भी आपको एज्यूम्ड मीन ही कंसिडर करना है और पर्टिकुलर वैल्यू से आपको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों, क्लियर, पर्टिकुलर वैल्यू से इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। आफ्टर दैट जो भी वैल्यूज आएंगी इन सबको हमें h से डिवाइड करना है। सो वी कैन से दैट आई हैव अ न्यू वेरिएबल हियर दैट इज कॉल्ड ui। तो इस ui की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो भी आपका di आया है उसको आप h से डिवाइड कर दीजिए। व्हाट इज h, h is nothing but the length of the class interval. And how can we find out the length of the class interval? 25 minus 10. Okay, 25 minus 10, that is to 15. So I can say that I will divide these whole values to the 15. सबको 15 से डिवाइड कर दीजिए। तो ऑब्वियसली बात है, जीरो के सामने जीरो आएगा, भाई 15 था -1 आएगा, 30 है -2 आएगा, तो वही स्टेप होगा, जो वैल्यूज ऊपर नेगेटिव में आ रही हैं वही वैल्यूज नीचे पॉजिटिव में आएंगी। क्लियर, इतना क्लियर हुआ, सिंपल, जस्ट डिवाइड देम विद h, h इज द क्लास लेंथ, ओके, जो भी हमने डेविएशन निकाला था, ठीक है। अब क्या करना है, अब सिंपल, अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास देखो कुछ भी नहीं बचा, हमारे पास सिंपल कैलकुलेशंस हो गई, बस ये fi है, ये ui है, जस्ट मल्टीप्लाई दोस टू वैल्यूज, ठीक है। ये बीच का हटा दीजिए, जो बीच का हमने कैलकुलेशन किया है इसको हटा दीजिए। नाउ वी हैव 2 मल्टीप्लाई बाय -2, 3 मल्टीप्लाई बाय -1, 7 मल्टीप्लाई, भाई देखो और इजी हो गया ना, कैलकुलेशन देखो कितनी इजी हो गई, कहाँ 435 था और कहाँ 29 आ गया, कहाँ 435 था और कहाँ हमारे पास 29 आ गया। सो हियर वी कैन से दैट कि अगेन स्टेप डेविएशन मेथड में और हमने अपने मेथड को क्या कर दिया, शॉर्टकट बना दिया, क्लियर है। अब फॉर्मूला देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अभी उसका फॉर्मूला हमने क्या निकाला, a प्लस समेशन एफ आई डी आई ओवर एफ आई, ये निकाला था। अब इसके फॉर्मूले में देखो, एक तो एफ आई यू आई आएगा, एक एफ आई आएगा, बट और क्या आता है वो देख लेते हैं, क्लियर। नाउ लेट अस फाइंड द रिलेशन बिटवीन यू मीन यू एंड एक्स, ठीक है। तो देन यू आई हमें पता है, एक्स आई से जब हमने एज्यूम्ड मीन को सेपरेट किया और एच से डिवाइड किया तो हमारे पास यू आई एक नया वेरिएबल आया। नाउ इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस इक्वेशन में ऊपर भी इसको एफ आई से मल्टीप्लाई कर दिया, सिग्मा एफ आई से, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है।
देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज इंपॉर्टेंट, और पेपर में तो ये बिल्कुल नहीं आने वाला है, बट आपको पता होना चाहिए कि हम फॉर्मूला कहाँ से डिराइव कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मेरे पास a अपॉन b था, तो मैंने क्या किया, ऊपर भी c से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी c से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। तो दिस इज c, यहाँ पे एक वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ पे एक वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई करिए तो इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा और h नीचे आ जाएगा, वेरी सिंपल। अब ये तो देखो ये तो आपको करना आना चाहिए, समेशन को देखो, घबराइए मत, एफ आई कुछ भी नहीं है, जस्ट कंसीडर देम नंबर्स। आफ्टर दैट जब मैंने ये किया तो ये दोनों वैल्यूज साथ में आ गई और ये वैल्यूज भी इसके साथ में आ जाएगा, दोनों का अलग अलग पेयर बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई ओवर एफ आई आया माइनस ए सिग्मा एफ आई ओवर, अगेन ये कट जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बच गया, हमारे पास फॉर्मूला बच गया इज इक्वल टू, दैट इज यू आई इज इक्वल टू 1 ओवर एच एक्स मीन माइनस एक्स का जो मीन है माइनस ए, ठीक है। हम अब एच को ऊपर ले जाएंगे, यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जो हमारे पास नया वेरिएबल है, और एक्स मीन की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ए अगेन यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यू का मीन कैसे निकलेगा, समेशन ऑफ एफ आई यू आई ओवर एफ आई, बहुत सिंपल है। अब डी आई का समेशन कैसे निकलना था, डी का समेशन कैसे निकलना था, एफ आई डी आई ओवर एफ आई। तो ये जो वैल्यू ऊपर लगी है इट मीन्स दैट इट इज अ समेशन, क्लियर है। अब फॉर्मूला देख लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, एच एफ आई यू आई ओवर सिग्मा एफ आई। तो हमने अब यहाँ पे फॉर्मूला सेम था बच्चों, बस h मल्टीप्लाई हो गया, तो वी कैन से दैट 47.5 was my assumed mean, 15 yes बच्चों 15, ये एक बहुत मल्टीप्लाई बहुत बड़ा लगा दिया है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई आएगा। 15 was my length, 29 was my sigma fi ui जो मैंने आपको लास्ट में बताया था, that was 29, एंड लास्ट में मेरे पास क्या आ गया, 30 आ गया, क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे, जो टेबल मैंने बनाया था उसमें मैं कैसे डायरेक्ट अप्लाई करती हूँ, ठीक है। ओके जस्ट होल्ड ऑन, देखिए यहाँ पर आया। अब यहाँ पे हम फटाफट से जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं कि किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने ये टेबल बनाया एग्जाम में, ठीक है, ये टेबल बनाया आपने एग्जाम में। अब आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस एच समेशन एफ आई यू आई ओवर समेशन एफ आई, बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। व्हाट वाज ए था हमारे पास 47.5, सो जस्ट पुट 47, वो सब जो किया है वो आपको समझाने के लिए किया है, ओके। दिस इज ए, ये ए है। नाउ एच हमारे पास 15 है, मल्टीप्लाई बाय एफ आई यू आई का समेशन कितना आया है, 29 आया है, अपॉन एफ आई यू आई का समेशन कितना आया है, 29 आया है, ओके। आफ्टर दैट व्हाट आई कैन से, after that what I can say that it is dividing by 30, okay, it is dividing by 30, just calculate it and get the answer, just calculate it and get the answer। तो देखिए वो सब आपका था डायरेक्ट, यहाँ पे ये टेबल आपने इतना बना दिया, जस्ट क्या करना है, टेबल को बनाने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड गेट द आंसर। हो गया आपका स्टेप डेविएशन मेथड, हो गया आपका स्टेप डेविएशन मेथड, ओके। सिंपल था, बहुत सिंपल था, okay, so mean marks are 62, so this method is called step deviation method। So according to the observation a piece of paper cannot be folded more than 7 times, yes बच्चों बहुत बार किया है, ट्राई किया है, आप कितना भी बड़ा piece of paper ले लीजिए, कितना भी बड़ा, आप उसको 7 टाइम्स से ज्यादा फोल्ड नहीं कर सकते। अगर आप सोचे कि ओ मैं इतना बड़ा पेपर ले लूंगा, बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, 7 टाइम्स से ज्यादा तो आप उसको फोल्ड ही नहीं कर सकते। अगर कर लेंगे तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। Okay, so what we have learned today, we have recalled the formula for mean of mean कैसे निकालते हैं, उसके बाद हमने mean के 3 methods पढ़े, direct method, assumed mean method and step deviation method, okay, ये हमने methods पढ़े हैं, okay। Now this is the question for you, calculate mean marks by using all the 3 methods, that is direct method, assumed mean method and step deviation method। Just take a screenshot, just take a screenshot and find out this, सब में फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला सबका इजी है। स्टेप डेविएशन मेथड की बात की अगर मैं बात करूं तो उसमें जब आप ए लिखेंगे तो उसके साथ एच भी आपको लिखना है बच्चों, आप जब ए लिखेंगे तो प्लस एच आएगा, सिग्मा एफ आई यू आई ओवर क्या आ जाएगा, एफ आई सिग्मा आ जाएगा। लेकिन जब आप एज्यूम्ड मीन मेथड की बात करेंगे तो सिंपल ए प्लस एफ आई डी आई ओवर एफ आई आ जाएगा, समेशन तो आएगा, ठीक है। तो बहुत इजी है, बस इस चैप्टर में बच्चों आपका 5 या 6 मार्क्स का ये चैप्टर आएगा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी मिला के 11 मार्क्स का है, तो इस चैप्टर में यही क्वेश्चन बनता है।
क्वेश्चन कैसे आएंगे, एक मिसिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. Clear? So a thank you to all my dear lovely students who were there and who will be watching it before the stream will be over. Okay, so subscribe to our channel if you really like this session. Press the bell icon so that you will never miss any update, and yes, hit the like button if you really like this session. I can understand the statistics थोड़ा सा boring लगता है, but सबसे scoring chapter यही है. Okay, so comment and share. Comment करके बताइएगा कि आपने वो 7 times fold किया कि नहीं किया, and yes, share it to your friends, to your classmates, to everyone that in YouTube या on YouTube कह सकते हैं. Swiflearn is providing online classes. Okay, it is for you. आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आइए क्लास में बैठिए, ग्रुप स्टडी करिए, ठीक है. So till to the next session which will be tomorrow. बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड यस प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग विच विल मेक यू परफेक्ट इन मैथमेटिक्स. यस, सो ओके. एंड यस, वन मोर थिंग, जिन बच्चों का बेसिक उन्होंने लिया हुआ है, बेसिक सैम्पल पेपर एनालिसिस भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा. सो जस्ट गो देयर एंड वॉच इट. ओके, आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके से पैटर्न आने वाला है. ओके, सो माय डियर लवली